ब्लड। सबसे पहले जो ब्लड है दैट इज जो ब्लड होता है हमारा वो कौन सी तरह का टिश्यू होता है? दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जब टिश्यू बढ़ाऊंगी तब भी बताऊंगी, अभी भी बता देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू वो वाले टिश्यू होते हैं जो एक चीज को बाकी चीजों से कनेक्ट करते हैं। आपकी बॉडी को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपका ब्लड हो गया, आपकी जो बोन्स होती हैं दैट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। बोन्स है आपकी, जो कार्टिलेज है वो भी दैट आर ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पे टॉपिक है आपको आगे चल के, तब इसको पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप समझो कि जो ब्लड है, बोन्स, कार्टिलेज, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब ब्लड की बात आए तो सबसे पहले तो ब्लड की स्टडी होगी। तो ब्लड की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज हीमेटोलॉजी। जहां पे भी हीमेटो वर्ड होगा, देखो जो बायोलॉजी है उसमें जो हीमेटो ब्लड यूज होता है, वर्ड यूज होगा, दैट इज फॉर जो ब्लड से रिलेटेड स्टडीज होंगी, चीजें होंगी। और एक ब्लड होता है एरिथ्रो, वर्ड यूज होता है बायो में। एरिथ्रो जब भी वर्ड आएगा दैट इज यूज्ड फॉर रेड थिंग्स। जो रेड कलर की चीजें होती हैं उनके लिए एरिथ्रो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी क्या चीज है? दैट इज द स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड एंड जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उसको स्टडी करते हैं हम लोग। कि आपके ब्लड में जब आपको कभी भी ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? इसकी हीमेटोलॉजी करवा के लाओ। मतलब इसके ब्लड की स्टडी, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो सारे आते हैं उसमें। आरबीसीज आते हैं आपके, डब्ल्यूबीसीज आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, दैट इज अ हीमेटोलॉजी, ठीक है। फिर ब्लड है तो ब्लड का जो बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा होगा उसको ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं हम। ब्लड सर्कुलेशन पे भी पूरा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। अभी के लिए आप फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो ब्लड है तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके फादर कौन है? ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। हु इज द फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? दैट इज विलियम हार्वे। आगे भी मैं इसको पढ़ाऊंगी, अभी मेरे माइंड में आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। विलियम हार्वे जो है उनको बोला जाता है फादर ऑफ, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चलता है उसकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। अब ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ब्लड, अब देखो ब्लड जो है एक्चुअल में ब्लड है क्या, क्या काम करता होगा हमारी बॉडी में? तो ब्लड जो है एक तरह का हमारी बॉडी का क्या है? एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होएगा और हम में भी होएगा, अदर एनिमल्स में। अब इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जब ये है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू तो ये चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? दैट डिलीवर्स, ये क्या डिलीवर करेगा? जो नेसेसरी चीजें होंगी, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब आप सोचते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो चीज टूटेगी छोटे 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 इसमें, फिर वो आपके ब्लड में जाके मिक्स होएगी, फिर जाके आपको उसके एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसमें प्रोसेसेस बॉडी में चलती हैं आपकी, जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डिलीवर करेगा नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को एंड साथ में किसको करेगा? ऑक्सीजन को टू द सेल, ठीक है। एंड क्या करेगा फिर उसके बाद? एंड ट्रांसपोर्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, प्रोडक्ट उसको क्या करेगा? अवे फ्रॉम दो सेल्स। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा। देखो ब्लड का क्या काम है, ब्लड क्या करता है, मतलब जिस जिस चीज की हमारे सेल को जरूरत होएगी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसको क्या करेगा? ये न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को ये क्या करेगा? सेल तक लेके जाएगा। ये मान लो हमारी बॉडी के सेल्स हैं। अब क्या होता है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी चीज खा रहे हैं, फिर हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलती है जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज है वो टूटेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फिर धीरे धीरे जाके ये कहाँ पे मिलेगी चीज? आपके ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में फिर जाके क्या होगा? आपकी गैसेस का एक्सचेंज होगा,
मतलब गैसेस का एक्सचेंज तो आपका हो गया होगा ऊपर, फिर क्या होगा, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत सेल के अंदर, देखो जो हमारे सेल्स होते हैं ना बॉडी के, उसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज करेंगी दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे कोई चीज हाई कंसंट्रेशन टू लो। अब जैसे हमारा सेल है उसके बाहर क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन, जैसे हम सांस ले रहे हैं सेल के बाहर ऑक्सीजन बहुत मात्रा में होगी, और जो सेल के अंदर है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो अब होने यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन। मतलब किसी भी चीज को जहां पे उसकी हाई कंसंट्रेशन है वहां से उसको जाना है लो कंसंट्रेशन में। क्या होएगा आपकी बॉडी के अंदर, मान लो ये सेल है, मैंने बोला कि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होएगी और ऑक्सीजन बाहर, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है। जबकि आपके सेल को अपनी फिजिकल वर्क करने के लिए, जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी हाई टू लो कंसंट्रेशन, मतलब ये जाएगी सेल के बाहर, और ऑक्सीजन की बाहर जो है वो कंसंट्रेशन हाई है तो वो आएगी लो कंसंट्रेशन को सेल के अंदर। फिर आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और इसके बाद फिर एनर्जी आपको मिलती है। तो जिस चीज की सेल को जरूरत होगी उसको ये अंदर लेके जाता है ब्लड, और फिर जिसको नहीं होगी उसको ये बाहर लेके आएगा। फिर इसके बाद ब्लड जो है उसका हमारी बॉडी के कितना बाई होता है, तो दैट इज 7% ऑफ बॉडी वेट। जो हमारी बॉडी का वेट होता है उसका जो 7% होएगा वो क्या होएगा, आपका ब्लड। डेंसिटी इसकी 1060 kg पर m ऑफ क्यूब होएगी। और क्वांटिटी, अब हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी जो है वो ब्लड की रहेगी, कितना ब्लड हमारी बॉडी के लिए कितना होता है, तो दैट इज, जो नॉर्मल पर्सन है 5 to 6 लीटर जो है इन मैन, मैन में 5 to 6 लीटर रहेगा, और उनसे 500 ml जो है दैट इज लेस इन वोमन। ठीक है, जो वोमेन्स होती हैं उनमें जो है 500 ml लेस इन वोमेन, एंड कंस्टिट्यूट दैट इज 6 to 8% ऑफ, या 7% ऑफ जो हमारी बॉडी का वेट है उसको ये कंस्टिट्यूट करेगा। और यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड आपको पता होनी चाहिए दैट इज 7.4, और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी पीएच में आता है आपकी। इस वाली पीएच को हम बोलते हैं स्लाइटली एल्केलाइन पीएच। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं ले लेना, कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ मैं अभी, मैंने सिर्फ आपको दो चीजें बताई कि जो ब्लड है, पहला क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको आता है कि कौन सा टिश्यू है, ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसने दिया था, कौन इसके फादर हैं, तो विलियम हार्वे को बोला जाता है। उसके बाद ये डेफिनेशन थी कि ब्लड क्या काम करता है। अब ब्लड कितना हमारी बॉडी में कंस्टिट्यूट करता है बॉडी वेट का, दैट इज 7% या 6 to 8%। ठीक है, 6 से 8% तक कितना भी हो सकता है। इसकी डेंसिटी जो है, कितनी डेंसिटी रहेगी, 1060 kg पर m ऑफ क्यूबिक। और क्वांटिटी 5 to 6 लीटर जो है वो मेंस में होगी, इससे 500 ml लेस इन वुमेन्स। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इधर से आते हैं दैट इज फ्रॉम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, कोई चीज किस किस चीज से मिलके जो है वो बनी है, दैट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट्स। तो आपका जो ब्लड है वो किस चीज से मिलके बना होगा, ये देखो। अब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, पहले ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, फिर क्या बोला जाता है, डॉक्टर क्या लेते क्या है ब्लड टेस्ट के लिए, जो सीरम होता है उसको निकाला जाता है। मैं बताऊंगी अभी सीरम भी क्या होता है। तो देखो जो ब्लड है, ब्लड के कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी, एक ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो वाटरी जैसा उसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद और उसके जो ब्लड अदर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। और उसके बाद जो इसके ब्लड के सेल्स हैं वो आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब मैं खुद से तुम्हें समझाती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या चीजें आएंगी, दो चीजों से ब्लड का कंस्टिट्यूट करता है, मतलब दो कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा
और सेकंड वन इज ब्लड सेल्स। अब देखो जो प्लाज्मा पार्ट होता है ब्लड का दैट इज 55%। अगर आपके पास 100% ब्लड है, मान लो 100 ml ब्लड है, तो वहां पे जो 55% है वो उसका प्लाज्मा पार्ट होएगा, और बाकी रेस्ट जो है दैट आर द ब्लड सेल्स, दैट इज 45% जो होंगे उसमें दैट इज ब्लड के सेल्स। सिर्फ इस 45% में आपका क्या क्या पार्ट आएगा, दैट इज योर आरबीसीज आएंगे, आपके डब्ल्यूबीसीज आएंगे, और आएंगी आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है भाई। अब मैंने तुम्हें बताया आरबीसीज जो तुम्हें इधर दिखाई दे रहे थे रेड रेड कलर के, ये वाले, इनको बोलेंगे हम लोग आरबीसीज। आरबीसीज की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज की होगी व्हाइट ब्लड सेल्स जो व्हाइट कलर के होंगे, और प्लेटलेट्स। अब इनका अदर नेम भी पूछ लेते हैं पेपर में, तो इनको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट्स। आपने हमेशा याद रखना एरिथ्रो वर्ड जब भी साइंस में बायोलॉजी में यूज होगा दैट इज यूज्ड फॉर रेड थिंग्स, जो रेड कलर की चीजें होती हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स जो हैं दैट इज द नेम ऑफ आरबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इनके, ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के प्लाज्मा के बारे में। जो आपका सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो प्लाज्मा निकाला जाता है वही रिक्वायर्ड रहता है, उसी से आपकी टेस्टिंग करी जाती है फिर। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है और पेपर में। अब देखो जो प्लाज्मा है दैट इज, अगर आपको बोलें कि आपके पास 100% और 100 ml ऑफ द ब्लड है, तो उसका कितना 55 ml और 55% जो है वो पार्ट होगा उसका प्लाज्मा। अब आपका जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 3 प्रोटीन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। एक का नाम है फिब्रिनोजन, ये फिब्रिनोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन्स, और नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, ये 3 प्रोटीन्स हैं, इनको बोला मैंने प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। अब फिब्रिनोजन का क्या काम है, ये हेल्प करती है इन ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्लड कोगुलेशन। जब आपकी बॉडी में जो ब्लड की क्लॉट होता है, जो खून का थक्का बनता है, ठीक है, उसमें कौन सी, देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपसे पूछ लिया जाता है प्रोटीन ऑफ द, विच प्रोटीन ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर प्रोटीन पूछते हैं दैट इज फिब्रिनोजन। अगर आपसे ब्लड का सेल पूछते हैं, ब्लड के कौन से सेल्स होते हैं आपके, तो वो अलग से क्वेश्चन होएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे विटामिन से भी पूछ लेते हैं कि कौन से जो विटामिन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वो क्वेश्चन अलग से बनता है तुम्हारा। तो तुमने सिर्फ इसको अभी ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपकी जो प्रोटीन है उसकी बात हो रही है। तो प्रोटीन कौन सी हेल्प करती है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम है फिब्रिनोजन, दैट हेल्प इन, देखो जब मैं तुम्हें एक पूरा टॉपिक है ब्लड क्लॉट और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगी इसको, मुझे मतलब खुद को कॉन्फिडेंस है इतना कि बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आएगा। तो जो ब्लड का जो क्लॉट बनता है तुम्हारा, उसमें ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। वहां पे फिब्रिनोजन भी इन्वॉल्व होगी, विटामिन के भी इन्वॉल्व होगी आपकी, और जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं प्लेटलेट्स आपकी, वो भी इन्वॉल्व होंगी। तीनों मिलके आपका ब्लड क्लॉट बनाते हैं। पर आपको क्वेश्चन समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे। उसके बाद ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन मैंने कल भी बताया था, दैट इज द प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा एंड इन्वॉल्व इन
ये आपको डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होएगी ये। और जो एल्ब्यूमिन्स है इसका सिर्फ नॉर्मल सा काम है, ये हमारी बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती है, जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती है। अब जब तुम्हारा जो ब्लड है उसका टेस्ट होना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करेंगे और ये जो 3 प्रोटीन्स हैं इनको वहां से बाहर निकाल देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। तो जब आपका प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन हो जाएगा, ये तीनों प्रोटीन्स उधर से निकाल ली जाएंगी, उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरम क्या चीज है, जब आपका प्लाज्मा होता है उससे ये प्रोटीन्स, ये तीनों प्रोटीन्स बाहर निकाल दी जाएंगी पहले, ठीक है। जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर बन जाएगा वो सीरम। ठीक है भाई, प्लाज्मा से इतना ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है तुम्हें। अब आपके आते हैं ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में कितने परसेंटेज में मैंने बताया, जो रेस्ट बच गया आपकी 45%, दैट इज योर ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में आपका सबसे पहले आते हैं आपके आरबीसीज। आरबीसीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल। और एक और नाम से इनको जाना जाता है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। अब इससे क्या क्या चीजें, सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका जो आरबीसीज हैं ऐसी वाली शेप उनकी होएगी, ठीक है। तो इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, बाई कनकेव्ड शेप। तो शेप ऑफ आरबीसी की शेप कैसी रहेगी, दैट इज बाई कनकेव्ड। अभी क्यों होएगी, इसके पीछे भी एक रीजन होता है। देखो क्या होता है, जो आपका आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल, देखो इनको कभी भी डायग्राम में शो किया होगा, इनकी शेप ऐसे ही बताई गई होगी, बाई कनकेव, कनकेव की जैसे एक शेप होती है इनकी। क्यों होती है ये, क्योंकि इसको अपने साथ क्या करना होता है ब्लड में, मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में किसके थ्रू आ जाएगी, दैट इज थ्रू ब्लड। तो इसका क्या काम होता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना। ये क्वेश्चन भी एचपी टाइट में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है एक आपका, उसके साथ कितने जो ऑक्सीजन है, या एक आरबीसी है, हीमोग्लोबिन कुछ भी है, उसके साथ जो है वो आपके कितने ऑक्सीजन बाइंड करती है, दैट इज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है आपके एक हेमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक जो आपका आरबीसी है या आपकी हेमोग्लोबिन कुछ भी बोल लो आप, उसके साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, 4। अब आपने देखा होगा कि जो अपर एरियाज में लोग रहते हैं उनके आपने देखा होगा चीक्स जो होते हैं वो रेड रेड कलर के होते हैं। वो क्यों होंगे, अब देखो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होएगी, मतलब वहां पे हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन थोड़ी कम होएगी, तो उनकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाने के लिए ज्यादा आरबीसीज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा उनके एचबी मतलब आरबीसीज ज्यादा होंगे तभी उनकी बॉडी वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएंगे, तभी यूज करके जो है ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो आपके ब्लड के सेल्स होंगे उनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से सेल्स होते हैं, दैट इज योर आरबीसीज। और एक हेल्दी पर्सन जो है, हेल्दी पर्सन में जो बॉडी में नॉर्मली कितना ब्लड होगा, अगर 100 ml ऑफ ब्लड है तो उसमें कितने ग्राम जो है वो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, दैट इज 12 to 16 ग्राम। और नॉर्मली 5 to 5.5 जो मिलियन है आरबीसीज होते हैं उसकी बॉडी में पर mm ऑफ क्यूबिक। ठीक है, नॉर्मली जो है किसी भी पर्सन की, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो कितने 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और कितने आरबीसीज पर mm ऑफ क्यूबिक प्रेजेंट होते हैं, 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं।
अब जिस वजह से जो आरबीसीज होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, वो रेड कलर होता है, वहां पे एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो आप सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी याद रखना कि एक आरबीसी के साथ कितने और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, दैट इज 4। अब देखो जो हेमोग्लोबिन है दैट इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन। और ये जो हेमोग्लोबिन है दैट इज अ कंजुगेट प्रोटीन, एक दो वर्ड से मिलके बना है ये, एक हेमो और एक ग्लोबिन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो ये दो चीजों से मिलके एक हेमो पार्ट इसका और एक ग्लोबुलिन पार्ट, उनको मिलके बना ये, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे हम, कंजुगेट प्रोटीन। अब जो आपका आरबीसी होता है उसमें और क्या क्या चीजें होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो आरबीसीज हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, तो वो कहाँ पे फॉर्म होंगे, दैट इज इन बोन मैरो। और इनकी डेथ, ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है एचपीटेट में क्वेश्चन, कि जो डेथ है, जो रेड ब्लड सेल की डेथ कहाँ पे हो जाती है, जो हमारी स्प्लीन होती है एंड लीवर में। ठीक है, इसलिए जो स्प्लीन होता है हमारा उसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। मतलब जो आरबीसीज है अगर उनकी डेथ होगी, उधर चले गए वो, तो इसको बोला जाता है आरबीसीज का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। आपने एक बात और ध्यान में रखनी है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन होगा, कि जो आपका, देखो मैंने बोला कि आरबीसीज क्या होते हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, बोन मैरो में, बट जो एम्ब्रियो जो है, डिवेलपिंग एम्ब्रियो में आरबीसीज। अब देखो जो आरबीसीज हैं, आप नॉर्मल जो कहाँ हैं, ठीक है, वहां पे बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, बट जो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक एम्ब्रियो जो ग्रो, एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, उसमें जो आरबीसीज बन रहे होते हैं दैट वर, तो उसके बोन मैरो में ना बन के वो कहाँ पे, लीवर में, क्योंकि आप सोचो कि अभी वो पूरी तरह से नहीं बन पाया है। उसकी, आप सोचो कि अभी एम्ब्रियो स्टेजेस पे है, कोई बेबी है, तो उसका बोन मैरो अभी थोड़ी बन पाया, किसी को वो फॉर्म कर सके, तो वहां पे उस केस में जो आरबीसीज फॉर्म्ड होंगे वो कहाँ पे होंगे, लीवर में। ठीक है, और तुम्हें पता होना चाहिए इसका जो लाइफ स्पैन रहेगा दैट इज 120 डेज, 120 डेज का जो है इसका लाइफ स्पैन। मुझे बताएंगे यहाँ तक क्लियर है तुम्हें, आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर सभी को। कुछ स्टेजेस में डेथ भी इनकी लीवर में होती है, बट आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर टाइम पे जो डेथ है इसकी स्प्लीन में ही होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जो स्प्लीन है उसी पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा ग्रेवयार्ड।
हेलो, ठीक है। अब ये तो WBCs के बारे में हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं आपको WBCs के टाइप। ठीक है, दो टाइप्स में इसको डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होते हैं आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में आपके कौन कौन से आएंगे? एक आएंगे आपके एसिनोफिल्स, नेक्स्ट आएंगे आपके बेसोफिल्स, नेक्स्ट आएंगे आपके न्यूट्रोफिल्स, और इधर को आएंगे आपके, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ, लिम्फोसाइट्स, और एक होते हैं आपके मोनोसाइट्स। अब देखो, ग्रेनुलोसाइट दो टर्म्स मैंने लिखी, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब कुछ WBCs ऐसे होते हैं जहां पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उनको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट्स, और जहां पे एब्सेंट होंगे तो वो होंगे आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे कौन सा जो है वो ग्रेनुलोसाइट्स WBC नहीं है, और या तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि इधर से एक दिया हो और कौन सा है, बाकी तीन नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको एक साइड वाले तो याद दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो इस वाले को ए ग्रेनुलोसाइट में आपके आते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इसको आप याद रखेंगे MLA, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो किस में आएंगे? आपके ए ग्रेनुलोसाइट में। और बाकी आपके एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल जो हैं, दैट आर इन द, इनमें जो है वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और सबसे मोस्ट अबंडेंट जो WBC है आपका, जो पूरे के पूरे WBCs में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज योर न्यूट्रोफिल्स। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, मोस्ट अबंडेंट WBC आपका कौन सा रहेगा? न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें बताऊंगी, ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनके न्यूक्लियस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो मैं तुम्हें बताऊंगी। सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम एसिनोफिल्स की। एसिनोफिल जो है उसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड, दो लोब्स इसमें प्रेजेंट होंगी। पहले एक बार मैं तुम्हें दिखा देती हूँ फिर इसको आगे बढ़ाती हूँ। ये देखो, ये है आपका एसिनोफिल्स, इसमें दो लोब्स हैं, एक लोब ये है, दूसरी वाली लोब ये है। तो एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा हुआ? दैट इज बाइलोब्ड। उसके बाद है आपके न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है, एक्चुअल में ये देखने में ऐसा लगता होता है जैसे हॉर्स का जो शू होता है उसकी शेप का होता है, तो हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल में। और उसके बाद आपका जो बेसोफिल है, देखो ये देखने में भी एस की तरह लग रहा है, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसो, बेस एस की साउंड दे रहा है ये, तो इसलिए इसका न्यूक्लियस होता है एस शेप का। और जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट को आप याद रखना है MB। ठीक है, तो MB मतलब मोनो, जो है इसका वीन शेप, वीन की तरह लग रहा है ना, आपने देखी होंगी वीन, से उसकी तरह होता है। और जो लिम्फोसाइट है उसका न्यूक्लियस होता है राउंड। ठीक है भाई, अब इसके दर्शन तुम्हें हो गए हैं, तो फिर अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या क्या होएगा इसमें। अब देखो, ये बाइलोब इसका न्यूक्लियस रहेगा। अब इसका क्या फंक्शन है एसिनोफिल? अब जैसे तुम देखना कि तुम्हें बॉडी में किसी को भी इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले तो एक डॉक्टर तुम्हें HB करवाने को बोलते हैं, आपका हिमेटोलॉजी करवाने को, और एक बोलते हैं वो आपको ESR करवाने को। आप चाहे चेक कर लेना, इसको बोलते हैं डॉक्टर की अपना जो एसिनोफिल है उसका काउंट लेके आओ, ESR करवाने को बोलते हैं। तो ESR क्या होता है? जो हमारी बॉडी में एसिनोफिल्स हैं ये कब वर्क करते हैं, दे वर्क, इनका क्या फंक्शन होता है? व्हेन, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है
तब ये वर्क करते हैं। तो जैसे आपकी बॉडी में आप मतलब आपका ब्लड टेस्ट होएगा तो उसमें इनका नंबर इंक्रीज मिलेगा, तो डॉक्टर समझ जाएंगे कि आपकी बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, उस करके जो है वो इसका नंबर इंक्रीज होएगा। ये ज्यादातर किस टाइम पे इंक्रीज करते हैं, और जब आपकी बॉडी में इंक्रीज इन केस ऑफ अगर वॉर्म इन्फेक्शन हुआ हो कोई आपकी बॉडी में, और सबसे इम्पोर्टेंट जब कोई एलर्जिक रिएक्शन तुम्हें होता है तब इसका नंबर एकदम से आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके जब भी आपके ब्लड की रिपोर्ट आती है, ईएसआर आता है तुम्हारा, तो इसका नंबर ये बड़े होते मिलते हैं उधर। अब देखो IgE, ठीक है, ये तुम्हें प्रोड्यूस हो जाएगी जब एलर्जिक रिएक्शन होगा। इधर भी ई है, और ब्लड के कौन से सेल्स इसमें WBCs इन्वॉल्व होते हैं उसमें भी ई आ रहा है, तो दैट इज इसिनोफिल्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपके बेसोफिल्स। बेसोफिल्स यहाँ पे ऐसा आ रहा है, तो इसका कैसा होगा, एश शेप न्यूक्लियस होएगा इसका। और ये कब वर्क करता है, जब हमारी बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी में कोई सूजन हो जाती है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, उसमें इनका नंबर इंक्रीज मिलता है, तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि आपको कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हुआ है आपकी बॉडी में। और उसके नेक्स्ट में सिर्फ इनसे न्यूट्रोफिल्स सबसे मोस्ट अबंडेंट WBC रहेंगे आपके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सबसे मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। और जो आपके मोनोसाइट्स हैं उनका डायरेक्ट न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आता है, इसको MB से याद रखना, बीन शेप इसका न्यूक्लियस होएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिम्फोसाइट, जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका राउंड न्यूक्लियस होता है और इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है। और दे लिम्फोसाइट का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, इट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी, ठीक है भाई। अब देखो जो आपका न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके दो जो WBCs ऐसे हैं, एक न्यूट्रोफिल्स और एक मोनोसाइट्स। ये दोनों जो हैं दैट शो फैगोसाइटोसिस, ये दोनों फैगोसिटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये क्या काम करते हैं, डाइजेस्ट करेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से जो WBCs होते हैं जो फैगोसिटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फैगोसिटिक क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, डाइजेशन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल को ये क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट है, लास्ट वन इज योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को एक अदर नेम मैंने तुम्हें बताया, दैट इज कॉल्ड एज। अब देखो एक बात तुम्हें और मैं बताती हूँ, ये जो मैंने बताया लिम्फोसाइट, ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने बताया क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या क्या चीजें, यहाँ पे T लिम्फोसाइट होंगे, आपके B लिम्फोसाइट होंगे, तो वो जो है एक्चुअल में तुम्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो लड़ेंगे तुम्हारी हर चीज से जाके। T लिम्फोसाइट, T सेल्स कौन सी इसमें तुम्हारे इंक्रीज होंगे, ये आगे सारी चीजें तब साथ साथ में कर लेंगे इनको। अभी तुम थोड़ा थोड़ा समझो कि जो लिम्फोसाइट हैं, T सेल, B सेल, वो क्या करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। लास्ट वन इज योर ब्लड का जो सेल्स पढ़े हैं हम लोग, RBCs पढ़ लिए, WBCs। अब लास्ट वन इज योर प्लेटलेट्स, और इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो है दैट इज, इनके अब प्रोड्यूस कहाँ पे होंगे हमारी बॉडी में, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट्स दैट आर द स्पेशल सेल्स ऑफ द, जो आपका बोन मैरो होता है उसके ये स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल ऑफ, जो आपका बोन मैरो रहेगा उसके ये स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है। एक इनका नंबर पूछ लिया जाता है कि कितना नंबर इसका आपकी बॉडी में होएगा। नॉर्मल पर्सन में 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर MM ऑफ क्यूबिक ब्लड, ठीक है। लाइफ स्पैन इसका कितना रहेगा, 3 to 5 days। अब इनका भी मतलब ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक्चुअल में ये बोन मैरो में होते हैं, पर बोन मैरो के स्पेशल सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मेगाकैरियोसाइट्स। और डेथ इसकी हो जाएगी जो स्प्लीन होता है आपका उधर,
अब एक क्वेश्चन इधर से आता है कि वो कौन सी बीमारी होती है, चाहे आप उसको फीवर बोलो, कुछ भी बोलो, कि जिसमें जो प्लेटलेट्स काउंट है वो एकदम से डाउन चला जाता है। तो डेंगू फीवर जब भी होंगे, पर्सन का प्लेटलेट काउंट एकदम से डाउन चला जाता है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स देखो, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है दैट इज ऑल्सो हेल्प इन ब्लड की क्लॉटिंग। जब भी आपकी बॉडी में ब्लड का क्लॉट बनेगा, वहां पे अगर आपको पूछते हैं कि कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो दैट इज फिब्रिनोजन। अगर आपको पूछते हैं कौन से ब्लड के सेल इन्वॉल्व हैं, दैट इज प्लेटलेट्स। और अगर आपको पूछते हैं कि कौन सी विटामिन इन्वॉल्व है, दैट इज विटामिन के। ठीक है भाई, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ से पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं, एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या चीज होती है? एरिथ्रो वर्ड जब भी यूज होगा फॉर रेड ब्लड, आरबीसी के लिए। और पोइसिस एक वर्ड होता है जेनेसिस। देखो, यहाँ पे मैं बहुत बार इसको वर्ड यूज, एक लाइसिस वर्ड यूज होता है, एक जेनेसिस और पोइसिस वर्ड। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज की फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे पैडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। लाइसिस होता है किसी चीज का टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज लाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पोइसिस, तो आरबीसीज का क्या हो रहा है, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए एक टर्म यूज होती है दैट इज एरिथ्रोपोइसिस। एक टर्म है दैट इज पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया आप लोगों ने सुना भी होगा, ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है जिसमें क्या होगा, एबनॉर्मल राइज इन जो आरबीसीज हैं उसमें एक एबनॉर्मल तरह से राइज हो जाएगा, उसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। एक ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस, पोइसिस मींस फॉर्मेशन, और ल्यूकोवर्ड किस चीज के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया था, दैट इज फॉर डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज की फॉर्मेशन को ल्यूकोपाइसिस। और एक टर्म आती है जिसको बोलेंगे हम लोग ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है एक तरह का क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ ब्लड कैंसर। इसमें एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी जब भी बॉडी में हो जाएंगे, वो होगा ल्यूकेमिया। और एक टर्म आती है दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस जो है, इसमें भी हाई नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज बॉडी में हो जाएंगे। ठीक है, ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है, और ये भी बस इतना ही इससे इम्पोर्टेंट है। बाकी और चीजें हैं वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। मुझे बताएंगे क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? हम्म, स्क्रीन नहीं हो रही तो मैं बिजी बोला। ओके ठीक है, तब ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया तुम्हें डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है, लैक ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका कलर जो है वो व्हाइट होएगा। लाइफ स्पैन इसका होएगा 2 to 4 days का। ठीक है, और इसका नंबर 6,000 to 8,000 पर mm ऑफ क्यूबिक जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होएगा। और ये फॉर्म होंगे आपके बोन मैरो में, और डेथ इनकी ब्लड में ही हो जाती है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट थे इसके, मतलब इसको फर्दर जो है वो बाइफ्रिगेट किया गया 2 पार्ट्स में। एक जो है ग्रेनुलोसाइट और एक ए ग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स, और जिसमें नहीं होंगे दैट इज कॉल्ड एज ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो आपको इनमें से एक याद करना है दिमाग में, एक साइड वाले तुम्हें लर्न करने हैं। तो तुम्हें याद कर लेना MLA, मोनोसाइट लिम्फोसाइट किस में आएंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स में। और बाकी एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स जो हैं दैट इज इन योर ग्रेनुलोसाइट्स। और सबसे मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी जो सबसे ज्यादा होते हैं ब्लड में, दैट इज न्यूट्रोफिल्स। बाकी इसके टाइप्स मैंने बताया कि जो एसिनोफिल है उसका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होएगा। पैरासिटिक इन्फेक्शन जब भी बॉडी में होएगा, इसका नंबर
इंक्रीज तुम्हें मिलेगा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा तो बेसोफिल्स का नंबर इंक्रीज होएगा। एस शेप इसका न्यूक्लियस होएगा। न्यूट्रोफिल जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है। मोनोसाइट एमबी इसका जो न्यूक्लियस है वो बीन शेप होएगा। और जो लिम्फोसाइट है उसका राउंड लार्ज न्यूक्लियस होएगा। और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे टी और बी सेल होंगे तुम्हारे। इज इट क्लियर? तो ब्लड जो है एक तरह का कैसा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करते हैं। उसमें आपका एग्जांपल में बोन भी आते हैं, कार्टिलेज भी आते हैं। ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हिमेटोलॉजी की होती है स्टडी ऑफ ब्लड। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था कि हिमेटो वर्ड किससे यूज होता है? वर्ड से, ब्लड से रिलेटेड ये वर्ड होता है। और ब्लड क्या होता है? ब्लड का बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, उसको सेल तक लेके आएगा और जिसकी सेल को जरूरत नहीं होगी उसको वो बाहर लेके आता है। अब इसके पीएच से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज 7.4। और किस इसमें आती है ये? 7 से आगे जब भी आएंगे वो एल्केलाइन में आएंगे, तो ये स्लाइटली एल्केलाइन इसकी जो है वो पीएच रहेगी। अब कंपोनेंट ऑफ द ब्लड में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले आता है ब्लड का प्लाज्मा, जो 55% पार्ट उसका होएगा। और उसके बाद रेस्ट ऑफ जो बच जाते हैं वो उसके सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसीज का आएंगे, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स और इसको थ्रोम्बोसाइट्स। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लाज्मा होता है उसमें जो है वो 55% जो ब्लड का, अगर आपके पास 100% और 100 ml ब्लड है तो उसमें से 55 ml क्या पार्ट होएगा उसका? प्लाज्मा। तो जब भी कभी ब्लड की टेस्टिंग करी जाती है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सीरम। तो सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होती हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर। तो इनको बाहर निकाल देंगे। प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीरम। अब प्लाज्मा में 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एक फिब्रिनोजन होगी, एक ग्लोबुलिन होगी और एक एल्ब्यूमिन होगी। तो उसमें जो है वो फिब्रिनोजन किसमें हेल्प करेगी? जो ब्लड की कोगुलेट, जो ब्लड को क्लॉट होने में, जब ब्लड की क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि किस तरह से सारी चीजें। देखो जो विटामिन, अगर तुमसे विटामिन पूछते हैं तो तुमने, मैंने कल भी तुम्हें ये क्लियर किया था कि विटामिन के हेल्प करती है ब्लड क्लॉट बनने में। अगर ब्लड का सेल पूछते हैं तो ब्लड के सेल में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं ब्लड का क्लॉट बनने में। और अगर प्लाज्मा की प्रोटीन पूछते हैं तो वो फिब्रिनोजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके ब्लड के सेल्स। ब्लड सेल्स में जो है वो कौन कौन से सेल्स आएंगे? सबसे पहले है आरबीसीज, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। इसकी बाइकनकेव शेप होगी। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि इसकी बाइकनकेव शेप क्यों होती है, क्योंकि इसके साथ ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाना होता है। तो एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कितनी ऑक्सीजन बाइंड करती है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। ठीक है। और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, दैट इज हेमोग्लोबिन। और मैमल्स का जो आरबीसी है जब वो मैच्योर हो जाएगा, दैट लैक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं होएगा तो उसमें ऑब्वियस है कि उसमें डीएनए भी नहीं होएगा। उसके बाद आरबीसी जो फॉर्म होते हैं वो कहाँ पे होंगे? बोन मैरो में। और डेथ कहाँ पे हो जाती है इसकी? जो स्प्लीन होता है हमारा, वहां पे इसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन इसका 120 डेज का रहता है। और जब भी एम्ब्रियो जो है वो डिवेल्प कर रहा होता है अभी, तो उसमें बोन मैरो अभी बना नहीं होता है, तो उसमें जो कहाँ पे फॉर्मेशन होगी आरबीसी की? दैट इज इन द लीवर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज, जिसको बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल। क्यों बोलते हैं इनको व्हाइट ब्लड सेल? बिकॉज दे लैक हेमोग्लोबिन। और ये फॉर्म होंगे बोन मैरो में, डेथ होगी ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट्स और एक होते हैं आपकी ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स को याद करना है आपने एमएलए से। इसमें आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स आते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स में एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। सबसे मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी आपके रहते हैं न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद एसिनोफिल्स का न्यूक्लियस मैंने तुम्हें दिखाया था, इसमें 2 लोब्स होती हैं, तो दैट इज बाई लोब्ड। और देखो ये जो है एसिनोफिल्स, वो कहाँ कब वर्क करते हैं? जब भी आप कभी ब्लड टेस्ट करवाएंगी, अगर एसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हुआ मिलता है तो मतलब कब वर्क करते हैं? जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, हाइपर 1-2 सेंसिटिविटीज होती हैं,
तो उस टाइम पे इनका नंबर इंक्रीज होता है। बेसोफिल का है एश शेप जो है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा, और इसमें जो है वो ये कब वर्क करता है, जब हमारी बॉडी में कोई जो है वो क्या होता है, वर्क व्हेन इंफ्लामेटरी रिएक्शन, अगर जब भी हमारी बॉडी में जो है वो इंफ्लामेटरी रिएक्शन होता है तब। अब आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, अगर उन्होंने इंफ्लामेटरी रिएक्शन नहीं लिखा है तो ऐसे भी हो सकता है कि WBC विच रिलीज, ये जो है वो क्या रिलीज करेंगे, हेपराइन एंड हिस्टामाइन जो है इसको रिलीज करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, आपके बेसोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट रहेंगे, हॉर्स की शू की तरह इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। मोनोसाइट्स में वीन का होता है, और लिम्फोसाइट में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, और वही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे T सेल्स होंगे और होंगे साथ में B सेल्स। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो WBC हैं विच आर द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक सेल्स, कौन से होते हैं आपके, जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स हैं उनके सबसे एक्टिव, और वो सबसे जल्दी जो है वो फैगोसिटिक रिएक्शंस शो करते हैं, फैगोसाइटोसिस, मतलब ये डाइजेस्ट कर लेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को। उसके बाद लास्ट में आती हैं आपकी प्लेटलेट्स, जिनको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट्स। और कौन से फीवर ऐसे होते हैं जिनमें इनका नंबर एकदम से डाउन होता है, तो वो डेंगू फीवर होते हैं। नंबर इसका जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें 1.5 टू 3.5 लाख जो प्लेटलेट्स हैं पर MM ऑफ क्यूबिक ब्लड में ये प्रेजेंट होती हैं। हेल्प करेंगी ये ब्लड का क्लॉट बनने में, और ऑल्सो विटामिन के भी इसमें हेल्प करती है। ये कुछ मैंने तुम्हें टर्म्स बताई थी, ये तुम्हें क्लियर होगी होंगी तब भी, है ना। मुझे बताएंगे क्लियर हुआ आपको, तो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, बताएंगे मुझे।